NISM सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 8। एंड क्वेश्चन नंबर 1 होगा, there are many products in the market which give high returns in risk free manner. State whether true or false. ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें रिस्क फ्री रिटर्न दे सकते हैं, राइट। रिस्क फ्री मैनर में दे सकते हैं और बहुत हाई रिटर्न दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर सनी टेक्स टू पोजीशन बाइंग अ कॉल ऑप्शन स्ट्राइक 40.25 प्रीमियम 0.20 एंड सेलिंग अ कॉल ऑप्शन स्ट्राइक 39.5 प्रीमियम 0.60। डिटरमाइन हिज नेट प्रॉफिट और लॉस if the underlying asset price at expiry is 39.5। ऑप्शन ए है -0.6, ऑप्शन बी है +0.20, ऑप्शन सी है +0.40 और ऑप्शन डी है 0। चलिए अब हम इसे समझते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है 40.25 का, मेरा प्रीमियम आउटगो है 0.20। तो मैं कह रहा हूं मार्केट 40.25 के ऊपर बंद होगा और मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है। देखिए कॉल है, अब मैंने इधर में भी एक कॉल ऑप्शन सेल किया है 39.50 का और यहां पर मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ है 0.60 का। अब मार्केट एग्जैक्टली 39.50 पे बंद करता है। तो ये है क्वेश्चन। तो जब भी आपको करेंसी का या ऑप्शन के क्वेश्चंस आए, ऐसे ही लिख कर उसे समझिए, रीड कर करके उसके आंसर लाने की कोशिश मत कीजिए। अब हम देखते हैं, अगर ये 39.5 पे बंद होता है, यानी ये जो 0.60 है वो आपकी पूरी कमाई हो गई। सेकंड, आपने 40.25 का कॉल बाय किया था, मतलब कहा था उसके ऊपर जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, यानी ये आपका लॉस हो गया। तो ये कमाई है और ये लॉस है, दोनों को एडजस्ट करोगे तो 0.40 का प्रॉफिट आएगा और वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.40। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, Miss Swati buys 10 lots of USD INR 1 month futures when the price was 65.00 oblique 65.10 and squares off 5 lots after a week when the price was 65.15 and 65.35. What were her profit or losses? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी अगेन 500, ऑप्शन नंबर सी 250 एंड ऑप्शन नंबर डी 1250। तो यहां पर हमसे एक प्रिंटिंग एरर हुई है और दोनों ही क्वेश्चंस आपको जो दिख रहे हैं ए और बी 500 ही दिख रहे हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमें इन ऑप्शंस जो सेम हो चुके हैं उससे हमें कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर यह पूछ रहा है कि भैया 10 लॉट यूएसडी आईएनआर के खरीदे गए हैं इस रेट पे और उसमें से 5 को बेचा गया है। तो अगर 5 को बेचा गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो 5 का ही निकलेगा। बाकी तो ओपन पोजीशन है, आपको पता नहीं कि उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमने खरीदा इस रेट पे है और बेचा इस रेट पे है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल लग रहा है बट इसका बेसिस है बिड एंड आस्क। इसका जो बेसिस है वो है बिड एंड आस्क का क्वेश्चन है। ये आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं पता। जब आप खरीदोगे तो इस प्राइस पे बाय होगा और जब आप बेचोगे तो वो इस प्राइस पे बिकेगा। तो ये बाय का प्राइस हुआ, ये सेल का प्राइस हुआ, दोनों में 0.05 का गैप है, 1000 का लॉट है एंड 5 लॉट हैं। तो इसमें आंसर आएगा 250।
याद रखिए 1 रुपया 1,000 होता है, तो 10 पैसा, 10 पैसा आपका 100 रुपए होगा, तो 5 पैसा आपका 50 रुपए होगा, और 5 लॉट है तो 50 × 5 250 होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250। इसलिए ऑप्शन ए और बी जो हमारी तरफ से गलत हो गए थे, मतलब सेम सेम आ गए थे, उसके बावजूद भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो राइट आंसर थे ही नहीं। तो राइट आंसर इज 250। Question number 4. In India, the clearing and settlement of derivative trades would be through option A, State Bank of India, option C, Euroclear, option number B, SEBI approved clearing corporation clearing house, option number D, the interbank clearing house. So the right answer is option number C, SEBI approved clearing corporation या clearing house. Question number 5. Interoperability of clearing corporation framework is allowed for all the products available in the Indian securities market except index option, index derivative, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स या कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इंटरऑपरेटिबिलिटी ये कहता है कि आप एक प्रोडक्ट को, अगर आपने एनएससी में खरीदा है, आप उसे बीएससी में भी बेच सकते हो, बीएससी में खरीदा आप उसको एनएससी में भी बेच सकते हो। तो ये हर जगह अलाउड है एक्सेप्ट, तो यहां पर आपका राइट आंसर है कमोडिटी डेरिवेटिव। इसका कारण है कि जब आप एक कमोडिटी को देखते हो तो हो सकता है वो कमोडिटी गोल्ड है, बट उसकी एक्सपायरी भी अलग होती है और उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग एक्सचेंजेस में अलग होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी कमोडिटी डेरिवेटिव है, बाकी सब जगह पे इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी अदला बदली ऑफ एक्सचेंजेस अलाउड है। तो अगर आपको यहां पर हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कॉमन डेरिवेटिव एग्जामिनेशन को एक बार में क्लियर कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर से करेंसी का क्वेश्चन है, और फिर से देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी कहा है, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन ले आइए, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको आंसर एक बार में मिलेगा। Consider a scenario in which USD INR was quoting at 63.40/63.42 and Euro USD as 1.1450/1.1453 in the morning, and by the day end USD INR moves to 63.10 and 63.12, while Euro USD moves to 1.1422/1.1422. What would best describe the movement of currency during the day? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे नंबर्स के साथ है, लेकिन जो मैंने आपको कहा हमें घबराना नहीं है। ऑप्शंस क्या कहते हैं हमें वो पढ़ना है। ऑप्शन ए, यूएसडी हैज एप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर एंड ऑल्सो एप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो। यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर एंड ऑल्सो डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो। ठीक है। Option C, USD has appreciated against INR and depreciated against Euro. D, USD has depreciated against INR and appreciated against Euro. तो सबसे पहले अब आप एक चीज देखिए, यूएसडी और आईएनआर का रिलेशन है, दो जगह दिया है यूएसडी हैज एप्रिशिएटेड और दो जगह दिया है यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड। ठीक है, दो में से एक ही सही हो सकता है, तो दो आंसर कब के कट जाएंगे। तो वो समझने के लिए हम देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर के दो मूवमेंट क्या क्या हैं। अगर अगर आपने मॉर्निंग में यूएसडी खरीदा होता तो एक यूएसडी आपको 63.42 का मिलता, और अगर आपने डे एंड में खरीदा होता तो वो 63.12 पे मिलता। तो यूएसडी महंगा नहीं हुआ है, यूएसडी सस्ता हुआ है आईएनआर के अगेंस्ट में। तो अगर यूएसडी सस्ता हुआ है तो मतलब यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर। तो अगर यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर तो ये चला जाएगा। अब बचेगा क्या, यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर, यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर। या तो बी आंसर है या तो डी आंसर है। अब अगर हम देखें यूरो यूएसडी, यानी यूरो का रेट है,
कंफ्यूज मत, तो ये होगा, डॉलर का रेट नहीं है ये यूरो का रेट है। तो यूरो जो है वो 1.1453 था, अब जो है वो 1.1422 है। यानी यूरो कमजोर हुआ है, तो यूरो नीचे गया है और यूएसडी ऊपर गया है। यानी यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट तो डेप्रिशिएट किया है, लेकिन यूरो के अगेंस्ट में एप्रिशिएट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताता है कि यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर बट एप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसडी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट आईएनआर एंड एप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो। तो देखिए, आपको मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड करते करते लिखते हुए जाएंगे, एरो बनाते हुए जाएंगे, आपको पहले से इलिमिनेट करना आता होगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करते रहनी है। क्वेश्चन नंबर 7, on the derivative futures market, if there are three series of 1, 2 and 3 months open at a time, how many calendar can one have? Option number A 1, option number B 2, option number C 3 and option number D 4। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 3 कैलेंडर स्प्रेड आप बना सकते हो। Question number 8, dash is a debt security which has no cash flow until maturity। तो ये क्या होता है कि आपको डिस्काउंट में ये बॉन्ड दिए जाते हैं और प्रिंसिपल आपको लास्ट में मिल जाता है। इसे कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो कूपन बॉन्ड। Question number 9, which of the following is true? A, exchange rates are quoted in per unit of quotation currency. B, quotation currency is the first currency in the currency pair. C, base currency is the second currency in a currency pair. D, base currency is the first currency in a currency pair। तो एक एक करके देखिए, ट्रू है तो बाकी सबको फॉल्स होना होगा। ऑप्शन ए क्या बोलता है, एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड इन पर यूनिट ऑफ कोटेशन, नहीं, वो बेस करेंसी होता है। कोटेशन करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी, नहीं होता। बेस करेंसी इज द सेकेंड करेंसी, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बेस करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी ना करेंसी पेयर, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, तो इसमें यूएसडी बेस करेंसी है, तो जो पहली करेंसी होती है उसे कहा जाता है बेस करेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अ डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम। तो जो रिस्क को कम करते हैं वो होते हैं हेजर्स, और जो रिस्क लेते हैं वो होते हैं स्पेकुलेटर। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए स्पेकुलेटर टू हेजर, बी आर्बिट्राजर टू हेजर, सी स्पेकुलेटर टू आर्बिट्राजर एंड डी हेजर टू स्पेकुलेटर। तो याद रखिए, टू हेजर्स वाले ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, आर्बिट्राइजर वाला भी ऐसे ही चला गया, बचा गया ऑप्शन नंबर डी। हेजर रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, हेजर फ्रॉम हेजर इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू स्पेकुलेटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी, हेजर्स टू स्पेकुलेटर इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 8 ऑफ कॉमन डेरिवेटिव। अब मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 9 के साथ। कॉमन डेरिवेटिव की तैयारी करते चलिए एंड वीडियोस को बार बार देखते चलिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जो डाउट आपको ना समझ में आए या आपको लगे कि कहीं पे प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मुझे बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपको कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।